एपिसोड 31 टू 40। अध्याय 31, अध्याय 32, मुझे पति कहो और देखो। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। कपड़े बदलने के बाद वे दोनों कार से बाहर निकल गए। शिया यांगयांग ने गु किचेन को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। वह हमेशा बेदाग ढंग से कपड़े पहने रहता था, बेहद सलीके से रहता था, मानो किसी वैक्यूम सील्ड कांच के कवर के अंदर रह रहा हो। लेकिन अब बीच में कार्टून पैटर्न वाली एक साधारण स्वेटशर्ट पहने हुए वह बिल्कुल एक अलग ही व्यक्ति में बदल गया प्रतीत हो रहा था। इसे कैसे कहें, वह व्यक्ति जो हमेशा दबंग और सम्मानित माना जाता था, उसमें रोजमर्रा की सादगी की झलक दिखाई देती थी। गु किचेन ने देखा कि जिया यांगयांग उसे काफी देर से घूर रही है और उसने पूछा, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? शिया यांगयांग ने जल्दी से कहा, यह आप पर खूब जंच रहा है, आप एकदम जवान दिख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं पहले बूढ़ा दिखता था? यह आदमी तो हमेशा बहस करता रहता है। शिया यांगयांग ने कहा, क्या आप अभी भी बीफ नूडल्स खाना चाहते हैं? शिया यांगयांग पहले ही मुड़कर एक फुर्तीले छोटे हिरण की तरह खाने पीने की गली में दौड़ पड़ी थी। ये सड़क चहल पहल से भरी थी, जगमगाती रोशनी से जगमगा रही थी और सड़क किनारे हो रहे बारबेक्यू की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। शिया यांगयांग ने जल्दी ही फैंकाई नूडल हाउस ढूंढ लिया। खाने पीने की चीजों से भरी गली के एक शांत कोने में शिया यांगयांग को एक खाली सीट मिली और वह बैठ गई। उसके सामने गु किचेन बैठ गया। उसने उत्सुकता से पूछा, मेन्यू कहाँ है? शिया यांगयांग हंसते हुए बोली, ऐसी जगह पर कोई मेनू नहीं होता। इतना कहकर जिया यांगयांग ने प्रवेश द्वार की ओर चिल्लाते हुए कहा, बॉस, 2 कटोरी सिग्नेचर बीफ नूडल्स बड़ी मात्रा में। ठीक है, नूडल की दुकान के मालिक ने अपनी व्यस्तता के बीच जवाब दिया। बीफ नूडल्स झटपट आ गए। शिया यांगयांग इतनी भूखी थी कि उसने चॉपस्टिक से एक बड़ा निवाला लिया और संतुष्टि से आह भरी, यह अब तक का सबसे बढ़िया बीफ नूडल्स है जो मैंने खाया है। एक निवाला बीफ और एक निवाला नूडल्स, इसका पूरा आनंद लेने के लिए बड़े बड़े निवाले लेने पड़ते हैं। गु किचेन ने आराम से अपनी चॉपस्टिक उठाई, गोमांस का एक टुकड़ा उठाया और धीरे से उसे अपने मुंह में डाल लिया। शिया यांगयांग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और पूछा, स्वाद कैसा है? ठीक है ना? गु किचेन के लिए ये स्वाद बहुत ही साधारण था, लेकिन शिया यांगयांग की चमकती आंखों को देखकर उसने शांत भाव से कहा, इसका स्वाद अच्छा है। शिया यांगयांग की आंखों के कोने में एक छोटा सा अर्धचंद्र बन गया और उसने थोड़े गर्व के साथ कहा, आप जैसे अमीर खाने के शौकीनों को कभी कभी स्ट्रीट फूड जरूर आजमाना चाहिए। इसका लाजवाब स्वाद आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। गु किचेन ने कहा, अगर आपको अच्छा लगे तो हम अक्सर आ सकते हैं। गु किचेन की अप्रत्याशित रूप से कोमल आवाज सुनकर जिया यांगयांग का दिल उसकी गहरी धंसी हुई आंखों की ओर देखते हुए जोर से धड़कने लगा। शिया यांगयांग को लगा कि उसके दिल में कुछ गड़बड़ जरूर है, आखिर यह इतना क्यों धड़क रहा है? ध्यान भटकाने के लिए जिया यांगयांग ने एक विषय उठाया, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? शिया यांगयांग ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी बातों पर गु किचेन ने भौहें चढ़ा ली। उसने अभी तक उस एहसान का जिक्र तक नहीं किया था और गु किचेन भी कुछ अन्ना सा लग रहा था, इसलिए संभावनाएं बहुत कम लग रही थीं। गु किचेन ने कहा, मैं उस तरीके से काम नहीं करता, बिना उचित पते के ही मदद मांगना, क्या ये थोड़ा बेईमानी भरा नहीं है? तो यही उनके असंतोष का कारण था। शिया यांगयांग के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और वह बोली, डायरेक्टर गु, प्रेसिडेंट गु, हैंडसम गु, ब्यूटीफुल गु। गु किचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, पर्याप्त ईमानदारी नहीं है। तो फिर आप क्या चाहेंगे कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मुझे पति कहकर बुलाओ, गु किचेन ने लापरवाही से कहा। अध्याय 32, अध्याय 33, योग्यता की चोरी। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। शिया यांगयांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। वह पति शब्द का उच्चारण नहीं कर सकी। हालांकि अब उनके रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जिया यांगयांग को आज तक उनके रिश्ते का विकास काफी परप्लेक्सिंग लगा। शिया यांगयांग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शिया यांगयांग के शर्मीले स्वभाव को देखते हुए गु किचेन ने जोर नहीं दिया बल्कि पूछा, तो क्या बात है? शिया यांगयांग ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, हमारे स्कूल का प्रेस क्लब प्रभावशाली हस्तियों के लिए एक साक्षात्कार कर रहा है और हम आपको अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे। गु किचेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, उनकी आवाज शांत थी, मैं कभी भी मीडिया इंटरव्यू स्वीकार नहीं करता। शिया यांगयांग इस बात से भली भांति परिचित थी, उसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि गु किचेन ने तब कहा, देखते हैं कि क्या मुझे कल समय मिल पाता है। शिया यांगयांग चौंक गई।
क्या गु किचेन सहमत हो गया था? फिर भी जिया यांग्यान को लगा कि वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले सकती। आखिरकार गु किचेन हमेशा इतना व्यस्त रहता था। अगले दिन जिया यांग्यान की सुबह जल्दी क्लास थी। क्लास के बाद उन्हें प्रेस क्लब के अध्यक्ष जूली द्वारा एक बैठक के लिए बुलाया गया। जब शिया यांग्यान व्याख्यान कक्ष में पहुंची तो प्रेस क्लब के सभी सदस्य गोंद जुएर के चारों ओर जमा थे। सबके चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे। जुएर, आपने वाकई कमाल कर दिया, गु किचेन को आमंत्रित करके। अब हमारा प्रेस क्लब 4 प्रमुख क्लबों के बीच गर्व से खड़ा हो सकता है। जुएर, हमें सच सच बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? राष्ट्रपति गु तुम्हारे प्रति इतना सम्मान दिखाते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जुएर, तुम कल गु परिवार के मुखिया के जन्मदिन के भोज में शामिल हुई थी। कैसा रहा, हमें बताओ। गोंद जुएर प्रशंसा में डूबी हुई थी, उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। हालांकि जब उसने जिया यांग्यान को आते देखा तो उसका चेहरा एक पल के लिए थम गया। जूली पहले ही मंच पर चढ़ चुकी थी और उन्होंने मेज पर हल्के से दस्तक दी। शांत हो जाओ, चलो बैठक शुरू करते हैं। सभी ने अपनी अपनी सीटें ढूंढ ली। जूली ने आगे कहा, आज सुबह ही शेनिग्युआन ग्रुप के सीईओ के सहायक ने हमारे प्रेस क्लब से संपर्क किया और बताया कि अध्यक्ष गु दोपहर 3 बजे आधे घंटे के लिए हमारे क्लब को साक्षात्कार देने के लिए सहमत हो गए हैं। ये हमारे क्लब के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है और मैं आप सभी की तरह ही उत्साहित हूँ। बेशक इसका श्रेय हमारी उपाध्यक्ष गोंद जुएर को जाता है। ये कहते ही जूली ने ताली बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कक्षा के बाकी छात्रों ने भी गोंद जुएर को बधाई दी। शिया यांग्यान अवाक रह गई, आखिर कब से यह उसकी उपलब्धि बन गई। जूली ने आगे कहा, चूंकि जुएर ने हमारे क्लब के लिए ऐसा दुर्लभ अवसर हासिल किया है, इसलिए हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मैंने साक्षात्कार की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। जुएर साक्षात्कार लेंगी, मुझे विश्वास है कि वह इसे बखूबी निभाएंगी। सभी लोग ईर्ष्या से भर उठे। गु किचेन का साक्षात्कार लेना किसी भी मीडिया पेशेवर के लिए एक सपने जैसा था। जूली ने पटकथा गोंद जुएर को सौंप दी और जिया यांग्यान के पास पहुंचकर कहा, जिया यांग्यान, जुएर की मदद करते रहो और उपकरण बाद में ले आना। जुएर ने बताया कि तुमने बहुत मदद की, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। शिया यांग्यान ने कहा, मैं साक्षात्कार छोड़ रही हूँ। राष्ट्रपति महोदय, आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। जब बैठक स्थगित हुई तो जिया यांग्यान सबसे पहले वहां से चली गई। हालांकि उसे गोंद जुएर की कोमल, दुखी आवाज हल्की हल्की सुनाई दी, वह एक धनी उत्तराधिकारी है, मेरे लिए उससे सामान उठवाना उचित नहीं है। और मुझे पता है कि यांग्यान हमेशा से इस साक्षात्कार की मेजबानी करना चाहता था। दूसरे लोग उसे दिलासा दे रहे थे, यह अवसर तुम्हारी कड़ी मेहनत से अर्जित गौरव है। कुछ लोगों के विपरीत जो बिना मेहनत किए ही पुरस्कार पाना चाहते हैं। अध्याय 33, अध्याय 34। राष्ट्रपति गु ने विशेष रूप से जिया यांग्यान के साथ साक्षात्कार का अनुरोध किया। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। जिया यांग्यान बेहद परेशान थी। वह किसी भी तरह का श्रेय नहीं चाहती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से ये भी नहीं चाहती थी कि गोंद जुएर को उन लाभों का आनंद मिले जो उसने नहीं बोए थे। सुबह की आखिरी कक्षा एक मुख्य पाठ्यक्रम की थी और जिया यांग्यान और गोंद जुएर एक ही कक्षा में थीं। वे एक बार फिर आमने सामने आ गईं। क्लास खत्म होने के बाद न तो गोंद जुएर और न ही जिया यांग्यान वहां से गईं। जब कमरे से बाकी सब लोग चले गए तो गोंद जुएर पास आए और बोली, क्या अब तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारा क्रेडिट ले लिया? शिया यांग्यान ने जवाब दिया, गोंद जुएर, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो कर रही हैं वह बेहद नीच है? लेकिन गोंद जुएर बस हंस पड़ी, नीच? जिया यांग्यान, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। मैं किसी संपन्न परिवार से नहीं हूं, मुझे जो कुछ भी मिला है उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा है। इसमें क्या गलत है, भले ही ये थोड़ा शर्मनाक हो। कुलीनता तो कुलीनों की कब्र होती है और बेईमानी नीचों के लिए छूट होती है। तुम कुलीन लोग सब कुछ लेकर पैदा होते हो, लेकिन मैं केवल किसी भी तरह का सहारा ले सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नीच हूँ, बल्कि जीवन ही अन्यायपूर्ण है। शिया यांग्यान ने जवाब दिया, मुझे पहले यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि आपका विश्व दृष्टिकोण इतना चरमपंथी था। गोंद जुएर हंसते हुए बोली, शिया यांग्यान, तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकती। तुम तो बस अपनी किस्मत की वजह से लोगों को ईर्ष्या दिलाती हो। तुम एक अमीर परिवार में पैदा हुई हो, खूबसूरत हो, तुम्हारा एक प्रेमी है जो तुमसे प्यार करता है, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी शैक्षणिक उपलब्धियां भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन मेरी हालत तो तुम्हारे पालतू कुत्ते से भी बदतर है। खैर, परिवार को छोड़कर मैं तुमसे किस मामले में बदतर हूँ? मुझे हमेशा तुम्हारे पैरों तले क्यों रौंदा जाना चाहिए?
आश्चर्यचकित होकर जिया यांगयांग ने कहा, मैंने तुम्हें कब कुचला? मैंने हमेशा तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है। वो तो बस दया का भाव था। तुमने अपनी दयालुता का दिखावा करने के लिए मुझसे दोस्ती की। तुम जरूर बहुत भावुक हुए होगे। तुम्हारा ये फरिश्ते जैसा चेहरा, मेरे जैसे कीचड़ में जीने के लिए संघर्ष कर रहे इंसान का दोस्त। क्या तुम्हें अपने आप पर गर्व नहीं हो रहा? शिया यांगयांग, तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है ना? शिया यांगयांग ने टिप्पणी की, ये तुम्हारा हीनबोध है जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। शिया यांगयांग अब इस तरह की बातचीत में शामिल नहीं होना चाहती थी। गोंग जुएर की सोच विचित्र थी। जैसे ही शिया यांगयांग जाने के लिए उठी, गोंग जुएर ने उनका हाथ पकड़ लिया। गु क्यूई चेन का साक्षात्कार केवल मैं ही ले सकती हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ। शिया यांगयांग के जवाब देने से पहले ही गोंग जुएर ने फिर कहा, सच बता भी दो तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। सब सोचेंगे कि तुम मेरी उपलब्धियों को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। शिया यांगयांग, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लू हाओटियान का प्यार, एक उज्ज्वल भविष्य, लेकिन एक दिन ये सब मेरा होगा। लू हाओटियन का नाम सुनते ही जिया यांगयांग के दिल में ऐसा लगा जैसे सुई चुभ गई हो। और गोंग जुएर यह बात अच्छी तरह जानती थी कि यह जिया यांगयांग की कमजोरी थी और वह घाव पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। शिया यांगयांग की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। तो मैं आपको आज दोपहर के साक्षात्कार के लिए शुभकामनाएं देता हूं। गोंग जुएर ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं सफल होऊंगी। उचित समय आने पर प्रधान संपादक का पद मेरा होगा। जिया यांगयांग, सच कहूं तो मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। इतना कहकर गोंग जुएर कक्षा से चली गई। गोंग जुएर की दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए जिया यांगयांग ने भावहीनता से अपना मोबाइल फोन निकाला, एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर एक नंबर डायल किया। दोपहर के समय कैंटीन में खाना खाने के बाद जिया यांगयांग अध्ययन कक्ष में गई। जब उसकी क्लास नहीं होती थी तो जिया यांगयांग को पुस्तकालय में रहना पसंद था। हालांकि लगभग 3 बजे जिया यांगयांग को जूली का फोन आया। शिया यांगयांग ने फोन उठाया, राष्ट्रपति महोदय, क्या बात है? जूली ने घबराते हुए कहा, यांगयांग, अभी शेंग्युआन बिल्डिंग आओ, राष्ट्रपति गु ने तुम्हें विशेष रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाया है। मुझे नहीं पता था कि इस साक्षात्कार का श्रेय तुम्हें मिलेगा, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। जल्दी आओ। अध्याय 34, अध्याय 35, गु किचेन बस मजाक कर रहा है। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। फोन रखने के बाद जिया यांगयांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। अभी अभी जिया यांगयांग ने गु क्यूई चेन को बुलाया था। शिया यांगयांग ने अपना सामान पैक किया और सीधे शेंग्युआन बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। शेंग्युआन बिल्डिंग शहर के केंद्र में स्थित थी और पूरे शहर के लिए एक पहचान चिन्ह के रूप में कार्य करती थी। हालांकि जिया यांगयांग इस जगह से बहुत अच्छी तरह परिचित थी और सीधे लिफ्ट से 60वीं मंजिल पर चली गई। वह गु की चेन का कार्यालय था। मीडियाकर्मी शौचालय में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जूली ने दरवाजे पर शिया यांगयांग को देखा, उसे ऐसा लगा मानो उसने अपने रक्षक को देख लिया हो। यांगयांग, जल्दी से तैयारी करो, ये रही साक्षात्कार की स्क्रिप्ट। राष्ट्रपति गु का साक्षात्कार लेने का कार्य तुम्हें सौंपा गया है। साक्षात्कार का समय 4:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तैयारी के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है। यांगयांग, तुमने बहुत मेहनत की है। शिया यांगयांग ने स्क्रिप्ट लेते हुए कहा, बहन, चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। शिया यांगयांग के ये शब्द कहने के बाद उसकी निगाहें शौचालय पर केंद्रित हो गईं। उसकी निगाहें गोंग जुएर की निगाहों से मिलीं। गोंग जुएर के चेहरे पर आंसुओं के निशान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि 2 लोग उसे सांत्वना दे रहे थे। एक क्षण के लिए जिया यांगयांग ने गोंग जुएर की आंखों में आक्रोश देखा, लेकिन ये जल्दी ही छिप गया और उसकी जगह एक दयनीय और कमजोर भाव दिखाई दिया। इससे पहले भी शिया यांगयांग को गोंग जुएर ने इसी तरह धोखा दिया था। इसके बाद जिया यांगयांग ने साक्षात्कार की स्क्रिप्ट तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया और 4:30 बजे उन्होंने आधिकारिक तौर पर गु क्यूई चेन का साक्षात्कार लेना शुरू किया। दरअसल जिया यांगयांग पहली बार किसी इंटरव्यू की मेजबानी कर रही थी। वह वाकई घबराई हुई थी, लेकिन उनका दिल रहस्यमय तरीके से शांत हो गया क्योंकि इंटरव्यू देने वाले गु क्यूई चेन थे। साक्षात्कार बहुत सहजता से संपन्न हुआ। शिया यांगयांग का प्रदर्शन बहुत ही पेशेवर था। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद जिया यांगयांग खड़ी हुई, लेकिन उपकरण के केबल से ठोकर खाकर लगभग गिर ही गई। सौभाग्यवश गु क्यूई चेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका हाथ पकड़ लिया।
गु क्यूई चेन ने उसे धीरे से डांटते हुए कहा, चलते समय सावधान रहो, तुम बच्चे की तरह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। झट से शिया यांग्यांग ने अपना हाथ गु क्यूई चेन की हथेली से छुड़ा लिया और चारों ओर नजर डाली। सभी लोग उपकरणों को व्यवस्थित कर रहे थे और सौभाग्य से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गु की चेन का लहजा अभी अभी स्नेहपूर्ण था और अगर इसे देखा जाता तो आसानी से भ्रम पैदा हो सकता था। लेकिन ये सब गोंद जुएर ने देखा, जो कोने में खड़ी थी। उसे यह बात और भी अधिक महसूस होने लगी कि शिया यांग्यांग और गु क्यूई चेन के बीच का रिश्ता सामान्य से कहीं अधिक था। ठीक उसी समय जब सभी लोग अपना सामान पैक करके जाने की योजना बना रहे थे, गोंद जुएर अचानक गु क्यूई चेन के पास गई और बोली, राष्ट्रपति गु, क्या मैं इस अवसर का लाभ उठाकर और फैंग शहर की सभी लड़कियों की ओर से आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकती हूँ? क्या आपकी कोई प्रेमिका है? गोंद जुएर का सवाल अचानक था, लेकिन इसने तुरंत कार्यालय में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। इसमें व्यक्तिगत गोपनीयता का मुद्दा शामिल था और यह आमतौर पर इन बड़े लोगों के लिए सबसे परेशान करने वाला सवाल होता था। फिर भी यह वही सवाल था जिसमें हर कोई सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता था। लगभग सभी ने अपनी सांसें थाम ली, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि गु की चेन जवाब देगा या शायद अपना आपा खो देगा। दरअसल जिया यांग्यांग को बेहतर पता था, गोंद जुएर को केवल संदेह था, वह बस इसे सार्वजनिक रूप से साबित करना चाहती थी। इस समय अगर गु क्यूई चेन हाँ कह देता है तो कम से कम ये साबित हो जाएगा कि शिया यांग्यांग के साथ उसका रिश्ता सामान्य से कहीं अधिक था। अगर वह इससे इनकार करता है तो ये साबित हो जाएगा कि भले ही उसका जिया यांग्यांग के साथ एक विशेष रिश्ता हो, लेकिन उसके दिल में उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। गोंद जुएर वास्तव में दूसरे परिणाम की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि गु क्यूई चेन ने एक बार उसके और लू हाओटियन के सामने कहा था कि वह जिया यांग्यांग का प्रेमी है। लेकिन गोंद जुएर को यकीन नहीं था कि यह अभिनय था या सच। हालांकि अब अगर गु की चेन सबके सामने इससे इनकार कर दे तो ये साबित हो जाएगा कि भले ही उनके बीच कोई अंतरंग संबंध था, गु की चेन सिर्फ दिखावा कर रही थी। अध्याय 35, अध्याय 36, गु की चेन वास्तव में एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी है। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। गु की चेन 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। गु की चेन ने बोलना शुरू किया, मिस गोंद के प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? गोंद जुएर अचंभित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गु की चेन उससे पलटवार करेगा और उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि गु की चेन को उसका नाम याद था। गोंद जुएर ने उत्तर दिया, जरूर। गु की चेन ने शांत भाव से पूछा, मिस गोंद, क्या आप गर्भवती हैं? उनके सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों को असहज कर दिया। वे इस बात से हैरान थे कि गु की चेन एक द्वितीय वर्ष के छात्र से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं। सभी को लगा कि गु की चेन सबसे युवा सीईओ होने के नाते प्रश्न का उत्तर न देने या टालमटोल वाला जवाब देने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने जैसे को तैसा जवाब देना चुना। किसी छात्र से ऐसा प्रश्न पूछना अपमान से कम नहीं था। वहां मौजूद लोगों की नजर में गु की चेन इस तरीके से गोंद जुएर को यह बताना चाह रहा था कि उसने हद पार कर दी है। उसका पूछा गया सवाल भी उतना ही असभ्य और दखलंदाजी भरा था जितना कि गु की चेन का। लेकिन गोंद जुएर के लिए यह सवाल बेहद दुर्भावनापूर्ण था। पिछली बार उसने गु की चेन और शिया यांग्यांग के सामने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की थी, लेकिन सच्चाई किसी और को नहीं पता थी। अगर वह इसे स्वीकार कर लेती तो इतने सारे पत्रकारों के सामने उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। अगर वह इससे इनकार करती तो जिया यांग्यांग को निश्चित रूप से कुछ संदेह होता। लेकिन अगर वह इसे निजी मामला बताकर जवाब न देने का विकल्प चुनती है तो गु की चेन भी उसके सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं था। अपनी धूर्तता के अनुरूप गु की चेन ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया और उसे एक चट्टान के किनारे की ओर धकेल दिया। इसी क्षण जूली ने स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़कर कहा, अध्यक्ष गु, हमारी उप संपादक तो बस मजाक कर रही थी। उनकी इस जिज्ञासा और गपशप के लिए उन्हें क्षमा करें। ये सब आपके प्रति उनके सम्मान के कारण है। कृपया इसे समझें। जूली के शब्द उदार और उचित थे और गु की चेन ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह जवाब दिया, मैं तो बस उप संपादक के साथ मजाक कर रहा था, कोई दुर्भावना नहीं है। जूली ने आगे कहा, राष्ट्रपति गु, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इस साक्षात्कार के लिए समय देने के लिए हम वास्तव में आपके आभारी हैं। हम आपका और समय नहीं लेंगे। इतना कहकर वह समूह को राष्ट्रपति कार्यालय से बाहर ले गई। गोंद जुएर का नेतृत्व जूली ने किया। लिफ्ट में घुसते ही जूली ने पूछा, जुए, आज क्या हुआ? तुमने इतना निजी सवाल क्यों पूछा? शुक्र है कि राष्ट्रपति गु को बुरा नहीं लगा।
अगर उन्हें बुरा लगता तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। गोंद जुएर ने अपना सिर नीचे झुका लिया और काफी परेशान दिख रही थी। सबकी दिलचस्पी इसी में है। इससे हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ना तो तय है ना? मैंने बस एक जोखिम उठाया, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। मुझे खेद है। बोलते बोलते गोंद जुएर की आंखों में आंसू भर आए। मुझे पता है मैंने सबको निराश किया है, खासकर यांग यांग को। राष्ट्रपति गु साक्षात्कार के लिए राजी हो गए थे और मुझे लगा था कि मैंने उन्हें मना लिया है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे यांग यांग की वजह से राजी हुए हैं। यांग यांग वाकई खूबसूरत है और उसमें एक अलग ही आकर्षण है, जिसकी वजह से पुरुष उससे तरजीह लेते हैं। आखिरकार मेरे अहंकार ने ही यांग यांग की साख लगभग छीन ली। ये सब मेरी गलती है। गोंद जुएर का रोना और भी तीव्र हो गया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। हालांकि जूली शुरू में थोड़ी नाराज थी, लेकिन अब उसने गोंद जुएर को दिलासा देने की कोशिश की। बस करो। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं था। तुम हमेशा से हमारे क्लब के प्रति समर्पित रही हो, लेकिन तुम्हें यांग यांग से माफी मांगनी चाहिए। बिना किसी झिझक के गोंद जुएर ने जिया यांग यांग से संपर्क किया। आंखों में आंसू और चेहरे पर विनम्रता लिए उसने कहा, यांग यांग, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैंने जानबूझकर तुम्हारा श्रेय नहीं लिया। हमारी मुख्य संपादक से पूछो। मैंने उनसे विशेष रूप से अनुरोध किया था कि यदि साक्षात्कार सफल रहा तो तुम्हारा नाम अवश्य शामिल किया जाए। जूली उनके पास गई और बोली, ये सच है। जुएर ने मुझे 2 बार इसके बारे में बताया था। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। आप दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमारे न्यूज़ क्लब के स्तंभ हैं। मैं नहीं चाहती कि इस घटना से आप दोनों असहज महसूस करें। अध्याय 36, अध्याय 37, जिया यांग यांग के सामने जानबूझकर दिखावा करना। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। शिया यांग यांग दिल से गोंद जुएर की बहुत प्रशंसा करती थी। आगे बढ़ने और पीछे हटने का सही समय जानना वाली कहावत उस पर पूरी तरह से लागू होती थी। उसके कहे शब्दों से कि उसमें एक ऐसा आकर्षण है जिससे पुरुष उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत मिलता है कि गो किचेन ने उसकी आकर्षक सूरत के कारण ही उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया था। इसके अलावा इससे उसे संभावित शर्मिंदगी से शालीनता से बचने का एक अच्छा बहाना मिल गया। हालांकि वह नम आंखों से अपनी दयनीय स्थिति में ही रही, जिससे अगर जिया यांग यांग पलटवार करती तो वह खुद को धमकाने वाली साबित कर देती। हालांकि शिया यांग यांग परेशान थी, लेकिन वह गोंद जुएर का सामना नहीं करना चाहती थी। ये याद करते हुए कि उसके सामने बैठा व्यक्ति कभी उसका एक करीबी दोस्त था जिसकी वह कई वर्षों तक वास्तव में परवाह करती थी, जिया यांग यांग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कांटा चुभ गया हो। फिर भी जिया यांग यांग ने उदारतापूर्वक कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साक्षात्कार कौन लेता है। जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें आपका नाम जोड़ दूंगी। गोंद जुएर स्तब्ध रह गई। शिया यांग यांग ने आगे कहा, गो किचेन का साक्षात्कार लेना किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी समाचार एजेंसी का सामूहिक प्रयास है। इसलिए मुख्य महोदय, जब पत्रिका प्रकाशित हो तो मुझे आशा है कि लेखक का नाम पूरी समाचार एजेंसी की टीम के नाम पर होगा। ये सुनकर जूली बेहद खुश हो गई। वह जानती थी कि जब ये लेख प्रकाशित होगा तो निश्चित रूप से सनसनी मचेगी। ऐसे लेख में नाम होना किसी के करियर में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जूली ने कहा, यांग यांग, मुझे आपसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद। शिया यांग यांग ने गोंद जुएर की ओर देखा। उसकी आंखों में सूक्ष्म आक्रोश झलक रहा था। उदारता दिखाकर कोई भी लोगों का दिल जीत सकता है। शिया यांग यांग ने ऐसा करना अपने लिए उचित नहीं समझा था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही गोंद जुएर ने कहा, आज सबने बहुत मेहनत की है। मैं आज रात सबको युनडिंग रेस्टोरेंट में डिनर कराऊंगी। कैसा रहेगा? युनडिंग रेस्टोरेंट। सभी लोग अचंभित रह गए। ये राजधानी के सबसे आलीशान रेस्तरां में से एक था, एक ऐसी जगह जहां केवल अमीर और प्रभावशाली लोग ही भोजन कर सकते थे। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोग खर्च उठा सकें। जब समाचार एजेंसी के अन्य सदस्यों ने ये सुना तो वे रोमांचित हो गए। युनडिंग रेस्टोरेंट। वहां एक साधारण व्यंजन की कीमत भी 4 अंकों में है। धनी राजकुमारी वाकई अलग हैं, कितनी उदार हैं। गोंद जुएर जिया यांग यांग के पास गई और बोली, यांग यांग, तुम्हें आना ही होगा। इसे मेरी माफी मांगने का तरीका समझो। अगर शिया यांग यांग इनकार कर देती तो वह तुच्छ प्रतीत होती। तो अंत में जिया यांग यांग सबके साथ युनडिंग रेस्टोरेंट चली गई। शिया यांग यांग को गोंद जुएर की घरेलू आर्थिक स्थिति के बारे में पता था और वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह इतना नखरे क्यों दिखा रही है।
लेकिन शिया यांग्यांग ने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। रात के खाने पर उन्हें 20,000 युआन का खर्च आया। जब भुगतान का समय आया तो गोंग जुएर ने एक काला कार्ड निकाल लिया। पूरे शहर में बहुत कम लोगों के पास ये काला कार्ड था, वे सभी बेहद धनी थे। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया क्योंकि वे सोचते थे कि गोंग जुएर ने अपनी संपत्ति को कम करके बताया था। वास्तव में वह एक सच्ची कुलीन महिला थी। हालांकि जिया यांग्यांग ने इसे देखते ही पहचान लिया, ये लू हाओटियन का काला कार्ड था। जूली ने कहा, जुएर, उस कार्ड का बहुत महत्व है। जहां तक मुझे पता है, फैंग शहर में 10 से भी कम लोगों के पास ये कार्ड है। शिया यांग्यांग के सामने मेज पर जानबूझकर काला कार्ड छोड़ते हुए गोंग जुएर ने कहा, सच में मुझे पता ही नहीं था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे जन्मदिन के तोहफे में दिया था। मेरे लिए तो ये बस एक साधारण क्रेडिट कार्ड है। गोंग जुएर की इस टिप्पणी ने सभी की दिलचस्पी जगा दी। किसी ने कहा, जुएर, तुम्हारा प्रेमी जरूर कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा, तभी तो वह इतनी आसानी से ब्लैक कार्ड दे सकता है। हमें तो बहुत ईर्ष्या हो रही है। जुएर, वो तुम्हें बहुत प्यार करता होगा। हम देखना चाहेंगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा इंसान है, बाकी सबने एक साथ कहा। शर्म से लाल होते हुए गोंग जुएर ने कहा, वह थोड़ी देर में मुझे लेने आएगा। समूह के लोग मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सके और बोले, जुएर, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। तभी निजी कमरे का दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दिखाई दिया। गोंग जुएर ने तुरंत कहा, वह यहाँ है। अध्याय 37, अध्याय 38, अचानक मिस गो किचन को बहुत कुछ। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। बाकी सभी की तरह जिया यांग्यांग ने भी अनायास ही दरवाजे की ओर देखा। जो व्यक्ति वहां पहुंचा वह लू हाओटियन के अलावा और कोई नहीं था। लू हाओटियन ने जिया यांग्यांग को भी देखा। अभी अभी गोंग जुएर ने उसे फोन करके अपने सहपाठियों की सभा में शामिल होने के लिए कहा था। वह जाने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन गोंग जुएर ने बताया कि जिया यांग्यांग भी वहां मौजूद है, इसलिए वह अंततः यहां आ पहुंचा। बेशक मन ही मन लू हाओटियन जानता था कि जिया यांग्यांग शायद उसे कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि इतने लंबे समय तक उसे न देखने के बाद वह बस उसे फिर से देखना चाहता था। लू हाओटियन को देखते ही जिया यांग्यांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे इसका अंदाजा होना चाहिए था। आज गोंग जुएर की असाधारण उदारता को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। गोंग जुएर उठकर दरवाजे तक चली गई और उसने लू हाओटियन के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने सबसे उसका परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे प्रेमी लू हाओटियन है। वहां मौजूद सभी लोग समाचार और मीडिया जगत से जुड़े थे। लू ग्रुप के युवराज लू हाओटियन एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। कई युवा हस्तियां उनसे मिलना चाहती थीं। उनके प्रेम प्रसंग कभी कभी मनोरंजन जगत की सुर्खियों में छा जाते थे। हालांकि उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने स्पष्ट किया था कि उनकी एक बचपन की प्रेमिका थी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि युवराज की बचपन की प्रेमिका गोंग जुएर होगी। फिर भी लू हाओटियन की निगाहें जिया यांग्यांग पर टिकी हुई थीं। गोंग जुएर ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा, हाओटियन, ये लोग मेरे न्यूज क्लब के सहपाठी हैं, इनका अभिवादन कीजिए। ऐसा लगा मानो लू हाओटियन को वास्तविकता का एहसास हो गया हो। उसने शांति से अपना हाथ गोंग जुएर से अलग कर लिया। फिर वह शिया यांग्यांग की ओर चल पड़ा। यांग्यांग, क्या तुम ठीक हो? लू हाओटियन ने अचानक पूछा। वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लू हाओटियन के आने के बाद से उसने अपनी प्रेमिका की ओर एक नजर भी नहीं डाली थी, बल्कि उसने जिया यांग्यांग का गर्मजोशी से स्वागत किया था। लू हाओटियन के प्रकट होते ही जिया यांग्यांग उदास महसूस करने लगी थी। बगल से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, युवा स्वामी लू, क्या आप यांग्यांग को भी जानते हैं? इसी क्षण गोंग जुएर एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। लू हाओटियन के कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं, हाओटियन और यांग्यांग, हम साथ साथ बड़े हुए हैं, हम कई सालों से दोस्त हैं। सभी ने समझदारी भरी नजरें डाली। शिया यांग्यांग और गोंग जुएर पहले से ही घनिष्ठ मित्र माने जाते थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिया यांग्यांग गोंग जुएर के बचपन के प्रेमी को जानती थी, खासकर इसलिए क्योंकि जिया यांग्यांग खुद एक धनी युवती है। लेकिन जिया यांग्यांग ने कुछ नहीं कहा, अपना पस उठाया और सबको अलविदा कहते हुए कहा, मुझे पहले जाना होगा। शिया यांग्यांग झट से कमरे से बाहर निकल गई। लू हाओटियन उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन गोंग जुएर ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। गोंग जुएर ने लू हाओटियन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम अभी उसके पीछे भागे और अगर यांग्यांग में अफवाहें फैलने लगी, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, यांग्यांग तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। लू हाओटियन ने पीछे मुड़कर गोंग जुएर की ओर देखा।
वह अब भी मुस्कुरा रही थी और उसकी आवाज कोमल थी। हाउ टियन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, इतने व्यस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ आए। भीड़ ने अपने सामने खड़े उस आकर्षक पुरुष और सुंदर महिला को ईर्ष्या की भावना से देखा। वहां से चले जाने के बाद शिया यांग्यान को अपने दिल में गहरा दर्द महसूस होने लगा। अचानक ही जिया यांग्यान को गो किचन की याद आने लगी। क्या वह आज रात भी देर तक काम करेगा? क्या वह मेपल विला लौटेंगे? जैसे ही शिया यांग्यांग ने गु किचेन को फोन करने में हिचकिचाहट दिखाई, तभी उसे गु किचेन का एक संदेश दिखाई दिया। न्यूयॉर्क, 3 दिन। शिया यांग्यांग पर घोर निराशा की लहर छा गई। गु किचेन फिर से व्यापारिक यात्रा पर जा रहे थे। शिया यांग्यांग सीधे मेपल विला लौट आए। विला बहुत विशाल था और देखने में अविश्वसनीय रूप से खाली लग रहा था। अगले दिन गु किचेन के साक्षात्कार वाली पत्रिका प्रकाशित हो गई है। गु किचेन के साक्षात्कार का वीडियो भी कैंपस की वीडियो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुछ समय के लिए उस एक साक्षात्कार वीडियो के कारण यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ट्रैफिक में अचानक वृद्धि हुई, जिससे वह अस्थायी रूप से क्रैश हो गई। अध्याय 38, अध्याय 39, अफवाहें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। एक विश्वविद्यालय की समाचार एजेंसी भी अचानक प्रसिद्धि हासिल कर गई। इसे प्रधानाचार्य से व्यक्तिगत सराहना भी मिली। पत्रिका इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को स्कूल से भरपूर समर्थन मिला और कई जगहों से साक्षात्कार के अनुरोध आए। इसमें समाज के कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। कैंपस मीडिया द्वारा मचाई गई हलचल लगभग अभूतपूर्व थी। न्यूज एजेंसी में लगभग हर कोई कैंपस का सेलिब्रिटी बन गया। बेशक साक्षात्कार की मेजबान जिया यांग्यांग और भी अधिक सुर्खियों में आ गईं। शुरू में जिया यांग्यांग ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, जब तक कि उसके बारे में चर्चा का विषय उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से हटकर गपशप में और गपशप से हटकर अफवाहों को समर्थन देने में तब्दील नहीं हो गया। दोपहर के भोजन के दौरान वेन शियाओचू ने शिया यांग्यांग को फोरम पर चल रही अफवाहें दिखाईं। हर कोई कह रहा है कि क्यूई चेन ने तुम्हारा इंटरव्यू इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि वह तुम्हारा समर्थन कर रहा है, यांग्यांग। ये अफवाहें आजकल और भी बढ़ रही हैं, तुम्हें शायद इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उस समय शिया यांग्यांग अपनी पसंदीदा ब्रेज्ड पोर्क रिब्स खा रही थी। उसने उस पर एक नज़र डाली और बेपरवाही से कहा, छोड़ो इसे, निर्दोष लोग हमेशा बेदाग होते हैं। समय के साथ इस तरह की अफवाहें अपने आप गायब हो जाएंगी। वेन शियाओचू ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें बस खाना ही आता है। तुम पत्रकारिता की छात्रा हो, क्या तुम्हें 3 लोग मिलकर बाग बनाते हैं का सिद्धांत नहीं पता? मुझे लगता है कोई तुमसे ईर्ष्या करता है और जानबूझकर तुम्हारी बदनामी कर रहा है। तुम्हारी उदारता देखकर आश्चर्य होता है। वह उदार नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि जिया यांग्यांग जानती है कि इसके पीछे कोई न कोई जरूर है जो जनमत को निर्देशित कर रहा है। पहली पोस्ट गुमनाम रूप से की गई थी और उसके बाद आने वाली पोस्टों की संख्या सैकड़ों और हजारों में थी। लेकिन जिया यांग्यांग को अपने मन में पता था कि यह खबर संभवतः गोंद जुएर से जुड़ी हुई है। समर्थन की अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। जब शिया यांग्यांग सड़क पर चलती थी तो लोग हमेशा उसे अजीब नजरों से देखते थे। शिया यांग्यांग ने सोचा कि वह इसे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन लगातार जांच पड़ताल और चर्चाओं से वह बहुत उदास हो गई। शाम के समय जब जिया यांग्यांग पुस्तकालय में पढ़ाई कर रही थी तो उसके आसपास कानाफूसी की आवाजें आ रही थीं। शिया यांग्यांग को धुंधले रूप से उसका नाम, समर्थन जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे। शिया यांग्यांग को लगा कि वह अब सबसे शांत पुस्तकालय में भी नहीं रह सकती। इसलिए उसने अपना सामान पैक किया और सीधे मेपल विला वापस जाने की योजना बनाई। स्कूल से निकलते ही जिया यांग्यांग को अचानक याद आया कि क्यूई चेन आज व्यापारिक यात्रा पर घर वापस गए हुए प्रतीत हो रहे थे। अचानक ही जिया यांग्यांग ने मेलबर्न से फैन सिटी के लिए उड़ान अनुसूची की जांच की। आखिरी फ्लाइट आधे घंटे में पहुंच जाएगी और विश्वविद्यालय से फन शहर के हवाई अड्डे तक पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता है। शिया यांग्यांग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर एक टैक्सी रोकी और फैन सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई। जब शिया यांग्यांग पहुंची तब तक विमान उतरा नहीं था। खबरों के मुताबिक खराब मौसम के कारण इसमें देरी हुई। शिया यांग्यांग ने सोचा कि चूंकि वह पहले से ही यहाँ है, इसलिए वह टर्मिनल के अंदर इंतजार करेगी। अप्रत्याशित रूप से उसे 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। क्यूई चेन आधी रात के आसपास पहुंचा, तब तक जिया यांग्यांग कुर्सी पर सो चुकी थी। क्यूई चेन ने उसे धीरे से जगाया। शिया यांग्यांग ने हैरानी से अपनी आंखें मलीं, फिर क्यूई चेन का सुंदर चेहरा नजर आया। शिया यांग्यांग अचानक जाग उठी और अपनी आंखें मलते हुए बोली, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आई थी। शिया यांग्यांग की आंखों में कुछ अलग ही भाव था,
क्यूई चेन की आवाज असामान्य रूप से नर्म थी। आपने मुझे पहले से संदेश क्यों नहीं भेजा? शिया यांग्यांग मुस्कुराए, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सो जाओगी। वैसे तुमने मुझे कैसे ढूंढा? की चेन ने अपना कोट उतारकर शिया यांग्यांग के कंधों पर डाल दिया। तुम इतनी बुरी तरह सोती हो कि तुम्हें पहचानना मुश्किल नहीं होगा। जिया यांग्यांग। सच्चाई ये थी कि जब क्यूई चेन बाहर आया तो हॉल में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन क्यूई चेन ने पलक झपकते ही जिया यांग्यांग को देख लिया। वह एक कोने में छोटी बिल्ली की तरह दुबकी हुई गहरी नींद में सो रही थी। उस क्षण ऐसा लगा मानो उसके दिल पर एक पंख गिर गया हो, जिससे वह असहनीय रूप से कोमल हो गया हो। ये लड़की यहाँ कब से इंतजार कर रही थी? अध्याय 39, अध्याय 40। आपको पहले जाने दें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। जिया यांग्यांग ने गू किचेन का हवाई अड्डे से बाहर पीछा किया। उसके दिल में अचानक ही किसी चीज के खोने का एहसास जाग उठा था। गू किचेन ने आश्चर्य या खुशी का कोई भी भाव नहीं दिखाया। वह बिल्कुल भावहीन था, लेकिन जिया यांग्यांग ने गौर किया कि गू किचेन के कदमों की गति सामान्य से अधिक तेज लग रही थी। तो क्या वह सिर्फ घर लौटने की जल्दी में था? गू किचेन की निजी कार पहले से ही हवाई अड्डे के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने ड्राइवर ओल्ड झेंग से कहा, मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं चलाऊंगा, तुम टैक्सी से घर जा सकते हो। झेंग के कार से बाहर निकलने के बाद गू किचेन ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। शिया यांग्यांग ने चुपचाप पीछे की सीट का दरवाजा खोला। उसका इरादा वहीं बैठने का था। आगे बैठो, गू किचेन ने अचानक कहा। शिया यांग्यांग ने आज्ञाकारी होकर पीछे का दरवाजा बंद किया और यात्री सीट का दरवाजा खोला। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ बैठती हूँ? शिया यांग्यांग ने सीट बेल्ट बांधने के बाद देखा कि गू किचेन कार स्टार्ट नहीं कर रहा था, बल्कि अजीब निगाहों से उसे देख रहा था। गू किचेन की आंखें गहरी थीं, जैसे रात के आकाश के नीचे का सागर, इतनी अथाह कि वे महज एक नज़र से उसे डुबो सकती थीं। इस तरह की निगाहें देखकर शिया यांग्यांग असहज हो गई, इसलिए उसने पूछा, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? गू किचेन ने बेहद गंभीरता से जवाब दिया, हाँ है। पास आओ, मैं इसे पोंछ देता हूँ। यह मानते हुए कि उसके चेहरे पर सचमुच कुछ गंदा लगा हुआ है, जिया यांग्यांग और करीब झुक गई। उसे आश्चर्य हुआ जब गू किचेन ने झुककर उसके होठों पर चुंबन लिया। यह एक भावुक चुंबन था, जिसमें अदम्य प्रभुत्व झलक रहा था। शिया यांग्यांग को गू किचेन की तीव्र इच्छा का एहसास हो रहा था, जिसे वह छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि जिया यांग्यांग को अभी भी कुछ हद तक आत्मचेतना महसूस हो रही थी। कार हवाई अड्डे के खुले पार्किंग स्थल में खड़ी थी, जो लोगों की भीड़ और कई अन्य वाहनों से घिरी हुई थी। हालांकि वह जानती थी कि गू किचेन की कार की खिड़कियां एक विशेष सामग्री से बनी थी जो अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से छिपा देती थी, फिर भी वह खुद को जाने नहीं दे सकी। उसने अपने कपड़ों के अंदर से गू किचेन का भटकता हुआ हाथ पकड़ा और कहा, चलो घर पहुंचने तक इंतजार करते हैं। ठीक है। उसके गालों की लाली और आंखों में एक मोहक चमक के साथ ये स्पष्ट था कि वह भी भावुक हो गई थी। गू किचेन हमेशा खुद को अच्छा आत्मनियंत्रण वाला मानता था, लेकिन वह जिया यांग्यांग की बिल्ली के बच्चे जैसी निगाहों का विरोध नहीं कर सका। फिर भी वह जानता था कि जिया यांग्यांग शर्मीली थी। उसकी शर्मिंदगी भरी नजर इतनी मोहक थी कि उसे पकड़कर उसके साथ बेइंतहा प्रेम करने की तीव्र इच्छा होती थी। गू किचेन ने अपनी तीव्र इच्छा को दबाते हुए उसके होठों को गहरे चुंबन से सील कर दिया और कहा, मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन घर पहुंचने पर मैं दुगुना प्रतिफल चाहूंगा। फिर उसने बड़ी सावधानी से उसके कपड़ों को व्यवस्थित किया, जो पहले से ही अस्त व्यस्त थे। कार तेजी से आगे बढ़ी और शिया यांग्यांग का मूड काफी बेहतर हो गया। स्कूल से जुड़ी अप्रिय यादें भी उस क्षण मानो मिट गईं। कार सीधे मेपल विला में जा घुसी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, जिया यांग्यांग को गू किचेन ने झपट्टा मार डाला। शिया यांग्यांग ने एक चीख मारी और सहज रूप से अपनी बाहों को गू किचेन की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। चुंबन बारिश की तरह बरस रहे थे। हालांकि वे केवल 3 दिनों के लिए अलग हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 3 महीने बीत गए हों। शिया यांग्यांग को ये स्वीकार करना पड़ा कि वह भी उससे याद करती थी। एक ऐसी विचित्र भावना, जिसने खुद उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया, केवल उनके चुंबन के बीच ही शांत हुई, और केवल उनकी शारीरिक निकटता में ही उसे राहत मिली। चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी लिए शिया यांग्यांग ने सक्रियता से जवाब दिया। प्रवेश द्वार से सीढ़ियों तक, गलियारे से शयन कक्ष तक और अंत में नर्म बिस्तर में जा गिरा। गू किचेन ने उसके कान की लोब को चूमा। उसकी गहरी मोहक आवाज उसके कान में फुसफुसाई, क्या तुमने मुझे याद किया?
हाँ, जिया यांग्यांग ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, जिया यांग्यांग ने जवाब दिया, वह पहले से ही अचंभित थी। इस समय जिया यांग्यांग को ऐसा लग रहा था मानो वह गहरे पानी या भीषण आग में फंस गई हो और उसे अपने ही शब्दों का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। अध्याय 40, अध्याय 41, आश्चर्यजनक रूप से स्वर्गीय। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। अगले दिन आंखें खोलते ही शिया यांग्यांग ने एक बेहद खूबसूरत चेहरा देखा। उनके पिता की कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में चेन यू नाम का एक मशहूर सितारा था। उनके प्रशंसकों के शब्दों में चेन यू महिलाओं को बर्बाद करने के लिए ही बना था। शिया यांग्यांग ने उन्हें पिछले साल की वार्षिक बैठक में एक बार देखा था और उनके आकर्षक रूप से चकित रह गई थी। वह जैड की तरह बेहद खूबसूरत और दुनिया में अद्वितीय था, जिससे जिया यांग्यांग को यकीन हो गया कि वह अपने जीवन में देखा गया सबसे सुंदर पुरुष था। लेकिन इस समय जिया यांग्यांग गो किचेन के चेहरे को देख रही थी और उसे लगा कि यह चेन यू के चेहरे से कम शानदार नहीं है। यहाँ तक कि उसके जबड़े की बनावट भी बेदाग थी। शिया यांग्यांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस समय तक गो किचेन अपनी आंखें खोल चुका था। उनकी निगाहें मिली और जिया यांग्यांग को अचानक घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात। गो किचेन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और कहा, मुझे ओह कहकर नहीं बुलाया जाता। जिया यांग्यांग ने कहा, मिस्टर गो, सुप्रभात। यांग्यांग, क्या हमें सच में एक दूसरे के साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत है? उसे यांग्यांग कहकर बुलाना उसे विशेष रूप से स्वाभाविक लगता था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। लेकिन शिया यांग्यांग खुद को उसे पति कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। इसके अलावा गो किचेन उससे काफी बड़ा था, उसे सीधे उसके दिए गए नाम से पुकारना उचित नहीं लगता था। शिया यांग्यांग के मन में अचानक एक विचार आया, तो मैं आपको अंकल गो कहकर बुलाऊंगा। शिया यांग्यांग को यह संबोधन बहुत अच्छा लगा। शायद कोरियन वेव से प्रभावित होकर उन्होंने कोरियाई नाटकों में देखा कि महिला नायिकाएं अपने पुरुष साथियों को प्यार से अंकल कहकर संबोधित करती थीं। शिया यांग्यांग बिस्तर से उठी और बोली, गो अंकल, मैं उठ रही हूं। आज सुबह मेरी क्लास है। गो किचेन। शिया यांग्यांग को पहले से ही देर हो रही थी और स्वाभाविक रूप से उसके पास नाश्ते के लिए समय नहीं था। जैसे ही वह जाने वाली थी, गो किचेन ने अचानक उसे एक बैंक कार्ड थमा दिया। शिया यांग्यांग ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? गो किचेन ने कहा, यह आपके रहने सहने के खर्चों के लिए है। मैं इसमें हर महीने पैसे भेजूंगा। मैं आमतौर पर व्यस्त रहता हूं, इसलिए आप इससे अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि शिया यांग्यांग और गो किचेन को अपना विवाह प्रमाण पत्र मिल चुका था। अब तक उनके बीच पैसों से जुड़ा कोई मामला नहीं था। अब मैं गो किचेन के घर में रहती हूँ। शिया यांग्यांग को यह एहसास अच्छा नहीं लगा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। इसके अलावा स्कूल में अफवाहें हैं कि तुम मुझे अपने पास रख रहे हो। अगर मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अफवाहें सच हैं? गो किचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे स्कूल के लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। ये बात शिया यांग्यांग का गो किचेन को बताने का कोई इरादा नहीं था। ये बस जबान फिसलने की बात थी। गो किचेन ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे संभालूं? शिया यांग्यांग ने तुरंत कहा, नहीं, ये बस एक मामूली कैंपस पोस्ट है। ये कुछ दिनों में गायब हो जाएगी। अगर गो किचेन ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया तो इससे मामला और भी जटिल हो जाएगा। शिया यांग्यांग ने कार्ड को देखा और कहा, मुझे सच में पैसों की जरूरत नहीं है। मैं ये कार्ड नहीं लूंगी। मैं स्कूल जा रही हूँ। इतना कहकर जिया यांग्यांग दरवाजे से बाहर निकल गई। शिया यांग्यांग के जाने के कुछ ही समय बाद गो किचेन ने फोन किया, 9 बजे मेरे कार्यालय में रहना। शिया यांग्यांग को पिछली रात अच्छी नींद नहीं आई थी और उसे पूरी सुबह नींद आ रही थी। आखिरकार क्लास खत्म होने तक धैर्य बनाए रखने के बाद वह वेन शियाओचू के साथ लंच के लिए कैंटीन गई। शिया यांग्यांग को ध्यान से देखने के बाद वेन शियाओचू ने कहा, तुम उदास लग रही हो, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे हैं। यांग्यांग, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी इच्छाओं को हद से ज्यादा पूरा कर लिया हो। सुबह से ऊँघ रही शिया यांग्यांग अचानक जाग उठी और लगभग बोलते बोलते बोली, तुम्हें कैसे पता? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, वेन शियाओचू को कुछ याद आ गया। माफ करना यांग्यांग, मैं भूल गई थी कि तुमने यंग मास्टर लू से रिश्ता तोड़ लिया है। पहले जब भी लू हाउटियन का नाम आता, जिया यांग्यांग के दिल में तेज दर्द होता था। लेकिन अचानक जिया यांग्यांग को अजीब तरह से शांति महसूस होने लगी। शिया यांग्यांग मुस्कुराए, कोई बात नहीं,
सब कुछ अतीत की बात है। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।